हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 18 दिसंबर। आज देखेंगे हम 18 दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स, ठीक है, जो करंट अपडेटेड होंगे, प्लस आपके एक दिन पहले की रिवीजन होंगे, ठीक है। और इस सीरीज़ को हम एज अ टेस्ट लेके चलते हैं, ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को और समझते हैं क्या है, कैसे है। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसकी भी सच्चाई आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी। तो देखिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। ठीक है। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना। ठीक है। हर किसी के लाइफ में बुरे दिन आते हैं। ठीक है। हौसला छोड़ना ही नहीं है। ठीक है। बुरे दिन हैं, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। जिंदगी बुरी नहीं है। ठीक है। जिंदगी है तो आप हर एक बुरे दिन को काट के अपने अच्छे दिन में जाओगे, उस बुरे दिन को अच्छे दिन में तब्दील कर सकते हो। इसलिए इफर्ट करो, पढ़ाई कर रहे हो, मोटिवेशन के साथ जुड़े रहो। ठीक है। लगन के साथ लगे रहो, होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर टॉपिक्स को देखते हैं। आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक पर डे हम देखते हैं एक वकैब। देखिए आज का वकैब क्या है, डिसरप्टेड। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। ऐसे मान लीजिए पेड़ पे पक्षियाँ बैठी हुई हैं। ठीक है। तो इन पक्षियों के ऊपर अगर ढेला किसी ने, यानी कि किसी ने अगर पत्थर चला के मारा, ठीक है, जिसको भोजपुरी में ढेला बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी। ठीक है। या तो ये तो आपको सिंपली पता है, डिस्टर्ब्ड मीन्स क्या होता है, बाधित या फिर क्लियर हो रहा है यहाँ पे इमेज से। ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखिए क्या है, डिरेंज, रैटल। डिरेंज, रैटल। ठीक है। तो आपको कहीं डिसरप्ट का आपको दिखे सिनोनिम्स तो डिरेंज और रैटल होगा सिनोनिम्स। ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, ऑरेंज, एरे। ठीक है। ऑरेंज करते हैं ना कोई भी चीज़, ऐसे पैटर्न में ऑरेंज करते हैं। ठीक है। और एरे मीन्स तो जानते ही हैं आप, एरे लगाते हैं ना। तो ये क्या है, एंटोनिम्स है। और डिसरप्ट क्या है, डिसरप्ट क्या है, वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बाधित करना। ठीक है। तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल सेंटेंस नीचे दिया गया है। हैवी स्नो डिसरप्टेड ट्रेवल इनटू द सिटी दिस मॉर्निंग। जैसे मान लीजिए एक शहर है, उसमें बहुत सारा बर्फ गिर गया। ठीक है। अब एक इंसान को रास्ते से होके जाना है। अब उस इंसान को क्या रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ठीक है। सिटी में सुबह के समय में, तो क्या होगा, वो डिसरप्ट हो जाएगा, वो चीज़ें बाधित हो जाएंगी। ठीक है। तो डिसरप्टेड मीन्स बाधित। चलिए आज के करंट अफेयर टॉपिक्स को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल एजिंग 5 का परिचय दिया। ठीक है। तो बताइए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है और इसने जिस एजिंग 5 का परिचय दिया है वो कौन सी मिसाइल है। ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं और उसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देखिए, आपको उसकी फीचर्स, ये जो मिसाइल है, आपको मिसाइल का नाम तो अग्नि 5 आपको पता चल गया। ठीक है। मिसाइल का नाम क्या है, अग्नि 5। ठीक है। और उसके विषय में थोड़ा सा डिटेल आपको इस साइड में देखने को मिल रहा होगा। तो इसको वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, किसने डिजाइन किया है, डीआरडीओ ने। उसका वेट कितना है, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वजन कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है। तो इसकी मारक क्षमता आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है। ये कितने दूरी पे स्थित अपने टारगेट को टारगेट कर सकता है। ठीक है। तो 5,000 किलोमीटर तक की दूरी को ये क्या कर सकता है, अपने टारगेट को टारगेट कर सकता है। ठीक है। अगर बात करें ये किस टाइप का है, तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टाइप का है। ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब अगर मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है, एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक मार सकता है, दूसरे कॉन्टिनेंट तक। और इसका जो होता है ना कि ये किस प्रकार के ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है। तो ये चंद्राकार ऑर्बिट बनाता है। ठीक है। सेमी ऑर्बिटल। ठीक है। आप बोल सकते हैं सेमी क्रोसेंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आके अपने टारगेट को हिट करता है। ठीक है। तो चंद्राकार पथ अपना ये ग्रहण करता है। ठीक है। कौन, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिटर। इसको हम बोलते हैं, इस प्रकार के पथ को क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पाथ। ठीक है। बैलिस्टिक पाथ। ठीक है। तो सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पाथ फॉलो करता है कौन,
बैलिस्टिक मिसाइल, और जो अग्नि 5 है एक प्रकार का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अपने टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जान लेना, कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये झड़प हो रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, तभी इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर यहाँ से मारा जाए, ठीक है, तो चाइना में कौन कौन से लोकेशन पे, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये है चाइना, तो यहाँ पे अगर टारगेट करें हम, ठीक है, तो चाइना में अगर बात करें तो बीजिंग, संघाई, फिर ग्वांगझाओ, हांगकांग सहित पूरे चीन को यहाँ से निशाना बनाने में सक्षम है कौन, अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पता चल गया, ठीक है। एक होता है क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल क्या होता है, उसका आकार छोटा होता है बैलिस्टिक मिसाइल के कंपेरिजन में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें, बैलिस्टिक अपने साथ बहुत बड़े बड़े क्या वजनदार सामानों को भी ढो सकता है, अपने सामानों को ले जा सकता है, विस्फोटकों को ले जा सकता है, लेकिन क्रूज बहुत ही कम वजन को कैरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस के रूप में आप क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में याद रखिएगा। सेमी ऑर्बिटल ये क्या करता है, सेमी ऑर्बिटल बैलिस्टिक पाथ फॉलो करता है कौन, बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन क्रूज का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की जानकारी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक हुआ था ट्रीटी, उसको भी याद रखिएगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई थी, ठीक है, कि 1972 में एक ट्रीटी हुआ था। कब, 1972 में। ये पूछा जा सकता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी कब हुई थी, 1972 में, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों का रक्षा करने के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना होगा। जैसे मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइलें जो भी हैं, ठीक है, उनको क्या एज अ रक्षा कवच के रूप में वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब उस पे वो रोक लगाएंगी, ठीक है, 1972 वाला, ठीक है, कि अब ये ऐसी कोई चीज़ें डेवलप नहीं करेंगी, ठीक है। तो चलिए इसमें और भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है सब ऑर्टिकल पाथ फॉलो करती है, ठीक है। तो ये अगर इधर से जाती है, जब रिटर्न आती है ना, तो ये मैक 5 से भी ऊपर का स्पीड गेन कर लेती है, मतलब क्या हो जाती है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह ये एक्ट करती है जब अपने टारगेट की तरफ गिरती है वो रिटर्न, ठीक है। तो मैक 5 का मतलब क्या है, देखिए मैक 5 में 1.5 से ऊपर जो भी मिसाइलें जाती हैं मैक में, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, वो चली जाती हैं सोनिक में, ठीक है। एक होता है सब सोनिक, सुपरसोनिक, ठीक है, तो ये सुपरसोनिक वाली स्टेज में आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैक का क्या मतलब होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो मैक इक्वल टू होता है कि इसकी जो वेलासिटी है, ठीक है, इसकी जो वेलासिटी है, यानी कि ये जो कोई है v अपान, अब उसके बाद जो साउंड की वेलासिटी है, ठीक है, वेलासिटी ऑफ साउंड, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, मैक कहलाता है, मैक नंबर, ठीक है। अगर इसकी वेलासिटी अधिक है, साउंड की वेलासिटी से अधिक है, ठीक है, एक है, तो फिर वो क्या कहलाया जाएगा, सेमी, ठीक है, सेमी सुपरसोनिक कहलाता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसका 1.5 कर दें तो ये हो जाता है क्या, सुपरसोनिक, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो साउंड की वेलोसिटी से अधिक हो गई, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए किस दिन राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया, बताइए। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन को राष्ट्रीय विजय दिवस डिक्लेयर किया गया, एक दिन पहले ही देखे हैं। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर को, ठीक है, क्या अपने वहाँ राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया, ठीक है। और बांग्लादेश एक नया मतलब देश बन के आया सामने, ठीक है। तो विजय दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरणों नहीं है, नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू किया। तो कौन सा संस्करण, 16वां, ठीक है। तो ये भी आपको हमेशा याद रहना चाहिए। किसके साथ, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है क्या, श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पिक्चर देखते रहिए और पिक्चर ही दिमाग में लंबे समय तक टिकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश के वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, बताइए। यूक्रेन,
पाकिस्तान, रूस, ईरान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रूस। ठीक है। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश के वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए गए? वो है रूस। ठीक है। तो याद रखिएगा। ओके। अब इसमें थोड़ा सा एक मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा है कुछ, उसको देख लेते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, कि अमेरिका रूस पे क्यों प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। अमेरिका, रूस, ईरान और इंडिया का थोड़ा सा एक इंटरनेशनल रिलेशन समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको काम आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका अमेरिका। ठीक है। ये हो गया आपका ईरान, आपका नहीं दुनिया का। ठीक है। और ये हो गया रसिया। ठीक है। और ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है। अब देखिए ये हर्डल और ये विषय और ये प्रतिबंध कहाँ से आते हैं। देखिए क्या है कि ना रूस को, ठीक है, एक होता है हमारा क्या, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। ठीक है। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और फिर यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक है। यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे मैं इसको कलरफुल लिखता हूँ, ये समझ लेना जरूरी है। ठीक है। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है। या फिर यूएनओ बोल लीजिए, एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये संस्थाएं क्या करती हैं, ईरान पे प्रतिबंध लगा चुकी हैं कि यहाँ से कोई ऐसे किसी भी मिनरल्स का या फिर किसी भी प्रकार का मतलब क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। जो यूएनओ का मेंबर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ईरान ने जो न्यूक्लियर एक प्रोलिफरेशन क्या है ट्रीटी है। ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको फॉलो नहीं किया था। ठीक है। और ये मतलब किसी मैटर से चला गया था एफएटीएफ की एक्शन टास्क, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसमें क्या हो गया था, ये एक दोषी के रूप में ये क्या है, ब्लैक लिस्टेड है ईरान। ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसके ऊपर बैन लगा रखा है कि यहाँ से इंडिया किसी भी प्रकार का क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेगा, रसिया भी नहीं करेगा, लेकिन रसिया करता है। ठीक है। और इसलिए यूएसए इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया कुछ दिन पहले कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया कि नहीं तुम नहीं करोगे, तो इसने ईरान से क्रूड ऑयल का क्या सप्लाई रोका हुआ है अभी फिलहाल में। और ये इंडिया कहाँ से परचेज कर रहा है, रसिया से। रसिया से देखिए यूएसए ने इंडिया पे रसिया के लिए भी प्रतिबंध लगाया, लेकिन इंडिया ने फॉलो नहीं किया क्योंकि इस पे यूएनओ ने प्रतिबंध अभी तक नहीं लगाए हैं। ठीक है। यानी कि इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, रसिया थोड़ा सा ओबे यहाँ पे डिस ओबे कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को, और ईरान से अभी भी क्या कर रहा है, यहाँ से मिनरल ऑयल अपने वहाँ क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए चल क्या रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से किस शहर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत की, बताइए। संलग्न डीसी, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ ये भी आपको याद होनी चाहिए। कौन नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ से, मुंबई से किस शहर के लिए सीधे उड़ान की शुरुआत की, सैन फ्रांसिस्को के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडरिक्सन से किस देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। तो बताइए, मेटे फ्रेडरिक्सन आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है। किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, डेनमार्क, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, नाइजीरिया। तो अभी इसके पहले भी यही थी, अब फिर से ये री इलेक्ट होके आई हैं। तो ये है कहाँ से रिलेटेड, डेनमार्क से रिलेटेड। ठीक है। अब डेनमार्क सामने आया है तो डेनमार्क के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। तो मोदी जी ने विजिट किया था डेनमार्क में, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमारे वहाँ हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में क्या करता है, डेनमार्क हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है। तो इंडिया और डेनमार्क का एक रिलेशन क्या, ग्रीन स्ट्रेटजी कॉपरेशन बोल लीजिए। ठीक है। या फिर क्या, शेयर बोल लीजिए।
तो ग्रीन स्टेट यानी कि अपने वहाँ किसी भी नॉन कन्वेंशनल चीज़ें होती है ना, ऊर्जा को संरक्षित करना, अपने वहाँ ग्रीनरी को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें क्या करता है, डेनमार्क हमें कॉपरेट करता है, ठीक है, और इंडिया भी कॉपरेट करता है। तो मेटे फ्रेडरिक्सन फिर से चुन के आई हैं, ये कहाँ से रिलेटेड है, डेनमार्क से। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और डेनमार्क के बारे में और भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेनमार्क के बारे में, तो डेनमार्क का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे है इसका कैपिटल, कोपेनहेगन में, ठीक है। कहाँ पे, कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन में किसका कैपिटल है, डेनमार्क का। ये चीज़ याद रहे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बता पाएँ, ठीक है। अगर आप देखें, अगर ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे ये जो बाल्टिक, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड सॉरी स्वीडन है, और ये फिनलैंड है, ठीक है। तो ये जो बाल्टिक सी है ना, तो यहाँ पे एक एक उंगली तरफ से उजला हिस्सा दिखता होगा, ठीक है। तो यही है डेनमार्क, ठीक है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है डेनमार्क। ये भी आपको मतलब मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, डेनमार्क यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, फिर ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। और डच जो आए थे यहीं से आए थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये प्रसिद्ध क्यों है, कृषि और पशुधन उत्पाद के लिए, ठीक है, जहाज निर्माण कार्य के लिए, पवन चक्कियों से संबंधित मशीनरी कार्य के लिए, ये क्या है, प्रसिद्ध है, किसके किसके लिए, कृषि के लिए, पशुधन उत्पाद के लिए, जहाज के लिए, जैसे जहाज निर्माण होता है ना, और पवन चक्कियों से संबंधित जो कुछ भी मशीनरी कार्य होता है उसके लिए डेनमार्क फेमस है, ये भी याद रखिएगा। डेनमार्क में एक सिंगल जहरीला सांप पाया जाता है, ठीक है। एक डेनमार्क में सांप पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एडस डेनमार्क, ठीक है, एडस, ठीक है। तो एडस जो है वो एकमात्र जहरीला सांप है। क्या नाम है उसका, थोड़ा सा आप जानते हैं ना, तो फिर जो चीज़ें यूनिक होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एडस, ठीक है। तो एडस क्या है, एकमात्र वहाँ का पॉइजनस स्नेक है, जहरीला सांप, ठीक है। और एक शर्मीला भी है ये, मतलब एडर जो है, इसको एक्चुअल में एडर बोलते हैं, ADDER, ठीक है। ये एक प्रकार का शर्मीला सांप भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन और आपसे बने कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से किस राज्य को डेनमार्क बोलते हैं, ठीक है, तो वो है हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा को क्या बोलते हैं, भारत का डेनमार्क, क्यों, क्योंकि अगर बात करें हम डेनमार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, तो डेनमार्क का क्षेत्रफल कितना है, 42,931 स्क्वायर किलोमीटर, 42,000, ठीक है, 931 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कहाँ का क्षेत्रफल है, डेनमार्क का, ठीक है। अगर बात करें हम हरियाणा का क्षेत्रफल तो ये भी अबाउट उतना ही है, यानी कि 44,212, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है हरियाणा का। इसलिए हरियाणा को छोटा डेनमार्क यानी भारत का डेनमार्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ, तो 8वां, 20वां, 28वां, 31वां, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28वां संस्करण, ठीक है। तो कहाँ पे, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कहाँ पे, कोलकाता में, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कौन सा संस्करण, 28वां। यहाँ पे देखिए दीदी खड़ी दिखाई दे रही है ना। तो दीदी जी के शहर में, याद रहे, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, 22 दिसंबर को, किस डेट को, 22 दिसंबर को, कौन सा संस्करण, 28वां, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या है, यहाँ पे 10 स्थानों पर 42 देशों में क्या 52 लघु और डॉक्यूमेंट्री सहित करीब 183 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कब, 22 दिसंबर तक चलने वाले इस, कब तक चलेगा ये, 22 दिसंबर तक, ठीक है। किस डेट को स्टार्ट हुआ ये आप बताइएगा, ठीक है। अब इसमें 42 देशों में 52 जो लघु और डॉक्यूमेंट्री सहित करीब 183 फिल्में दिखाई जाएंगी, इससे रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया, भारत, कोसोवो, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही जवाब क्या है, कोसोवो, ठीक है। तो कोसोवो के बारे में पता होना चाहिए, यूरोपीय कॉन्टिनेंट का एक क्या है, कंट्री है, गणराज्य है, ठीक है। अब इसने औपचारिक यानी कि ऑफिशियली यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, फिलहाल तो इतना ही याद रखिए। कौन सा देश है,
कोसोवो। यह एक विवादास्पद क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन बने कि कोसोवो के प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, तो जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कोसोवो के किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, तो यहाँ के हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जोसा उस्मानी। क्या नाम है? जोसा उस्मानी, ठीक है, जोसा उस्मानी। अगर बात करें हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के, तो ये हैं हासिम थाची। क्या नाम है? हासिम थाची, ठीक है। जोसा उस्मानी और हासिम थाची, ठीक है। तो अगर कैपिटल की बात हो तो प्रिस्टीना। कोसोवा की कैपिटल क्या है? प्रिस्टीना, ठीक है। ठीक है, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बात की जाए तो अल्बानिया, सर्बियाई, अंग्रेजी, 3 भाषाएं यहाँ की ऑफिशियल हैं, ठीक है। अल्बानिया, सर्बियाई, अंग्रेजी, ठीक है। तो ओके, अगर इसके विषय में थोड़ा सा और बात करें तो यह एक बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक किस क्षेत्र में है? कोसोवा बाल्कन क्षेत्र में। अभी देखिए इतना ही जानिए, आगे न्यूज में आएगा दोबारा से तो और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया? बताइए। अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ईरान को, ठीक है। तो ईरान को संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि ये अपने वहाँ पे मोरल पुलिसिंग की सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है, हाल फिलहाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम कौशल को काम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा मिस्टेक है। पीएम कौशल को, जो पीएम कौशल कार्यक्रम था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौशल क्षेत्र, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, प्रधानमंत्री कौशल कार्य, प्रधानमंत्री करके सीखो कौशल, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब पीएम कौशल का नाम बदल कर दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और इसके विषय में अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो क्या बात करेंगे बताइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। ये किस वर्ग के लिए स्टार्ट किया गया था? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इसमें जैसे लाभान्वित जैसे किस वर्ग के लोग आए थे, तो यहाँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पीएम कौशल योजना की बात करें तो 2000 जुलाई 2015 में क्या किया गया था? इसका इनागुरेशन किया गया था। कब? जुलाई 2015 में, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक ही क्या करना था? करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग देना, ठीक है। और इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि उनको मतलब रोजगार मुहैया कराना जो बहुत कम पढ़े लिखे हों, ठीक है, और जिन्होंने कभी स्कूल ड्रॉप कर दिया होगा, बीच में ही स्कूल छोड़ दिया हो। तो पीएम कौशल का उद्देश्य ये था, ठीक है। तो ठीक है, इतना तो आज का सेशन जो भी था वो अपडेटेड टॉपिक्स में यहीं तक, ठीक है। देखिए सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे सेशन कंटिन्यू करने में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? रिवीजन सेक्शन है ये कल वाला। हाल ही में किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब है। और इसके पहले वाला सेशन देख लीजिएगा, उसमें हमने भोपाल के विषय में डिटेल में बात करी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश की महिलाएं सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोक्ता बन गई हैं? बताइए। भारत, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सही जवाब है भारत। कितनी परसेंट? 84% महिलाएं क्या करती हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करती हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर रहा है? तो इसका सही जवाब है 7, ठीक है। सातों के बारे में हमने कल बात करी थी, उनका कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा अगर आपने फॉलो किया होगा वो सीरीज। तो नहीं किया तो जाके देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, भारत ने किस देश के साथ मेघालय में काजिन 2022 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो इसका सही जवाब है कजाकिस्तान, ठीक है। तो काजिन 2022 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय की एक लोकेशन है, क्या है? उरोई नाम का एक लोकेशन है, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट किया है। किसके किसके बीच है काजिन 2022? कजाकिस्तान और भारत। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है काजिंद में, काज, काज से काजिकिस्तान, और जो इंद है लास्ट में वो हिंद है, हिंदुस्तान, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
वही रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए किसने समर्थन किया है? यूके ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है, यूएई ने किया है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो याद रहे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस देश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, न्यूजीलैंड, ये सही जवाब है। इसने क्या बात करी है बताइए? इसने बात करी है जो 2009 के बाद से पैदा हुए हैं, ठीक है, जनवरी या जुलाई, जनवरी आई थिंक है, ठीक है, जनवरी 2009 के बाद से जो पैदा हुए हैं उन्हें किसी प्रकार का मादक पदार्थ, सिगरेट, गुटखा, इस प्रकार की चीज़ें बेचना अलाउड नहीं होगा, मतलब ये नहीं खरीद सकते ये इस एज के लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो सही जवाब इसमें क्या है? गुजरात के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कौन है शंकर चौधरी, क्या बने हैं? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, गुजरात के जो सीएम बने हैं वो कौन है बताइए? पटेल एक है। ठीक है, अब पूरा नाम आप बताइएगा। पटेल मैंने आधा बता दिया, ठीक है, तो आप पूरा बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के रिसेंटली सीएम जो चुने गए हैं उनका भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में राज्यसभा में किस प्रदेश में गोंड समुदाय को एसटी सूची में सम्मिलित करने के लिए क्या किया गया, विधेयक पारित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए क्या किया गया, विधेयक पारित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। ठीक है, तो कितने जीते? 6। ओके, आई थिंक सेशन यहीं पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन छूटा था, तो भारतीय नवंबर 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर 5.8% हो गई थी। मुद्रास्फीति क्या होता है ये हमने कल बताई थी। फोटो में आपको दिख रहा होगा कि अधिक से अधिक रुपया लेके कम से कम सामान की खरीदारी। ठीक है, चलिए सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक से सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।